गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान की एक खूबसूरत सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। नए हफ्ते का नाजरीन आगाज़ हो चुका है। आपका और हमारा साथ रहेगा पूरा हफ्ता, क्योंकि हम आपको आम खबरों और अपडेट से आगाह करेंगे। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। और जिस तरह से हमने इस उम्मीद का इजहार किया कि आपका ये हफ्ता भी बड़ा बेहतरीन गुजरे, और हम इसी तरह से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो वीकेंड है ये बड़ा भरपूर गुजरा होगा अपने प्यारों के साथ। आपने इसको भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा, और जो 5-6 दिन काम की थकन रहती है ना जनाब, उससे आपको निजात मिली होगी। क्या बात। और आप बड़े फ्रेश होकर और नई एनर्जी के साथ आज अपने अपने वर्क स्टेशन पर पहुंच जाएंगे और अपनी जो ड्यूटीज हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो जनाब, आज की हाईलाइट्स अगर हम आपके साथ शेयर करें तो हमेशा की तरह आप सबसे पहले जान सकेंगे मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल, और उसके बाद बात करेंगे सियासत की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का ख्वाब कब पूरा होगा। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख के रोशन बाबहंगोर डे पर, जब पाकिस्तानी आबदोज भारतीय बहरी जहाज़ों पर कहर बनकर टूटी और उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में माहिरीन से जानेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कुछ अहम मालूमात और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनके हमें जवाबात मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे सितारों की रोशनी में आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि दुल्हन बनने वाली खवातीन के लिए निहायत कारआमद टिप्स क्या हैं, और आखिर में शामिल है हमारा खुसूसी सेगमेंट इस्लाम और साइंस, जिसमें आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि बनी इसराइल और मिल्लत इस्लामिया में क्या वाकई कोई मुमासलत पाई जाती है। लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा हमारा कंप्लीट शो, और जस्ट टेक अ मोमेंट, अगर कोई चीज़ रह जाती है तो परेशान नहीं होना। हमारे सेगमेंट्स को आप एंजॉय कर सकते हैं। हमारे डिजिटल अकाउंट्स पे जाइए जो कि स्क्रीन पर आ रहे होंगे, नाम वगैरह, उनके एड्रेस वगैरह, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सेगमेंट एंजॉय कीजिए। अपने कॉमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ख़ास है। तो मेरा ख्याल है हाईलाइट्स तो हमने बता दी हैं, अब आप कुछ मौसम की सूरत हाल बता दें। तो आइए मौसम के हवाले से अपडेट देते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। तफरीही मकामात नारान, कागान और शोग्रान में वक्फे से होने वाली बर्फबारी में वादियों का हुस्न दुबाला हो गया। पंजाब के बाज़ इलाकों में बारिशों की पेशगोई की गई, जबकि सिंध में कराची समेत बेशतर अजला में ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मौसम सर्द और मतला अबर आलूद रहेगा, ताहम चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से पारा नुक्ता अंजुमात से गिर गया। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम जो है -4 और ज्यादा से ज्यादा 4 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात कर लेते हैं, वहां पर टेम्परेचर जो है कम से कम -11 और ज्यादा से ज्यादा -1 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर की, तो आपको बताते हैं जहां चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। नारान, कागान और शोग्रान समेत मुख्तलिफ इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, जिसके बाद मौसम ठंडा ठार हो गया और वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का दर्जा हरारत कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं सवात की, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर -8 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, मानसहरा, नौशहरा, एबटाबाद, चित्राल, सवात समेत दीगर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। और अब जिक्र करते हैं 5 दरियाओं की धरती सूबा पंजाब के मौसम का, जहां बेशतर अजला में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और पारा 10 डिग्री तक गिर गया। बागों के शहर लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल
इस्लामाबाद की बात करते हैं, वहां पर कम से कम पारा 5 और ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री रहने की तवक्को है। और अब बात कर लेते हैं मुल्तान के दर्जा हरारत की, तो वहां पर कम से कम टेम्परेचर 7 और ज्यादा से ज्यादा 22 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, बखर समेत दीगर इलाकों में बारिश जबकि मरी और गिलियात में बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब आपको लिए चलते हैं सूबा बलूचिस्तान की तरफ, जहां शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और पाक अफगान सरहदी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -7 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि शुमाली अजला में शदीद ठंड पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। और अब आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं आपके साथ सुबह सिंध के मौसम का, जहां अक्सर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। रोशनियों के शहर कराची का जो दर्जा हरारत है कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात कर लेते हैं, वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में सर्द हवाएं चलने का इम्कान है। तो नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आपने जान ली। प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत की। तो जनाब, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का एक जो ख्वाब है वो अभी तक ताबीर नहीं हो पा रहा। मसाइल हैं कि हल होने की बजाय मजीद उलझते ही जा रहे हैं। PTI के बाद अब मौलाना मैदान में दिखाई दे रहे हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला हल ना करने पर उन्होंने सड़कों पर आने और एहतजाज करने की धमकी दे दी थी। इसमें पहले हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से मौलाना का ये मुतालबा तो मान लिया गया, लेकिन बाद में हुकूमत को एहसास हुआ कि मौलाना ने उनसे क्या मनवाया है जिसका अब उन्हें इदराक हो रहा है और अब वो रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ले तो लाल से काम ले रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी की तहरीक से PTI पीछे हटने लगी है। सीनियर रहनुमा इस पर मुनकसिम नजर आते हैं। साहिबजादा हामिद रजा ये कहते हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुताल्लिक हमारी हिकमत अमली तैयार है, मगर अली अमीन गंडापुर ने इस दावे को झुटलाते हुए कहा है कि सिविल नाफरमानी तहरीक का कोई फैसला नहीं हुआ, अभी मुज़ाकरात होने हैं। ताहम अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बानी PTI के हुक्म पर 13 दिसंबर को पेशावर में दुआ और जिरगा करेंगे, जिसमें तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। मुज़ाकरात के हवाले से उनका कहना था कि 5 रुकनी कमेटी सबसे मुज़ाकरात करेगी। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीनियर सियासतदान मौजूद हैं। दानियाल अजीज़ साहब, बहुत शुक्रिया दानियाल साहब अब आपके वक्त का। आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, बानी PTI के ऐलान के बावजूद तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी तहरीक से पीछे हट गई है। सिविल नाफरमानी की तहरीक से पीछे हटने की वजह आपको क्या लगती है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह यह है कि ये माजी में भी PTI ने आजमाइश की है और उसमें बहुत बुरी तरह पसपा हुए हैं। यहाँ तक कि आखिरकार इमरान खान साहब ने जो कहा था कि बिजली के बिल ना दें, टैक्स ना दें, रेमिटेंसेस ना भेजें, और फिर सबसे पहले अपना ही बिजली का बिल जाके जमा करवा दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये तलख तजर्बा जो है ये इनके जहनों में ठीक है। सियासी नारेबाजी की हद तक ठीक है कि जी पता नहीं क्या होने लगा है, इस तरह से हेडलाइन बनाने के लिए, क्योंकि उनका अभी मकसद ये है कि वो किसी तरह ज़िंदा रहें। जो इनके ख़यालात थे कि मुख्तलिफ़ ममालिक में इलेक्शन की वजह से जो ये कहते थे हम कोई ग़ुलाम हैं, तो वो आके इलेक्ट हो के जनवरी की 20 तारीख को वो बैठ भी जाएंगे ट्रंप साहब। तो मेरा तो ख्याल ये है, जो हमें कम से कम पता चल रहा है कि इस वक्त उनके अपने एजेंडा पे इतनी ज़्यादा दुनिया में चीज़ें हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है ये कि वो अदालतों की मुखालफत करें और इमरान खान साहब का कुछ ना कुछ करें। सो मेरे ख्याल में ये मामला जो है ये इसी तरह आगे चलेगा। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हुकूमत की ये अहम ज़िम्मेदारी है कि ये मुज़ाकरात की तरफ जाए। जब उन्होंने मुज़ाकराती टीम अपनी तैनात कर दी है पहली दफ़ा और वो तैयार हो गए हैं हुकूमत के साथ, ना कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने पे, तो उनके साथ मुज़ाकरात करें। अगर ये जो मुख्तलिफ उनकी डिमांड्स हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर जो रिज़र्व सीट्स हैं, जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, इस तरह के मामला जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था वो यहाँ से नहीं हुआ था कि दोबारा इलेक्शन करवाएं ये करवाएं। तो अपना कह रहे थे कि जो हमारा
सीटें हमारी बनती हैं वो हमें जो है ना दी जाए। तो उसमें मेरे ख्याल में अगर हुकूमत पेशरफ्त करे तो जो इस वक्त नंबर्स की गेम है उसमें हुकूमत को इतना ज़्यादा धचका भी नहीं पड़ेगा, फिर भी इनके पास एक सिंपल मेजॉरिटी रहेगी तो उसके साथ फिर गुजारा करें जो हक़ाइक़ हैं। और जो कुछ अगर ये 18 फरवरी को हुआ है इसके बदले में वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं तो फिर तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और जो ओनस है वो फिर पीटीआई के ऊपर होगा कि भी जो आपने बातें कही थी वो तो हमने तस्लीम कर ली हैं और ये मामला जो आगे चल निकला है अब बताएं क्या तकलीफ है। तो फिर उनको फितना कहना जो है वो बिल्कुल जायज़ होगा। दानियाल साहब इस वक्त जो ये है बड़ा जो है एस्टॉनिशिंग है कि किस तरह से वो अपने मुतालबे से पीछे हट गई है इलेक्शन की तहकीकात से 8 फरवरी के। सर ये बताइएगा कि पीटीआई ने तमाम स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात का ऐलान किया है, पीटीआई के मुतालबात को मद्देनजर रखते हुए जो कि अब हैं, क्या आपको लगता है कि अब मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल है कामयाब होंगे। मेरा ख्याल है पीटीआई की ये कोशिश है, वो चाइनीज़ हिस्ट्री जो उनका वॉरफेयर है उसमें एक बहुत मशहूर कहावत है, वो है टॉक टॉक फाइट फाइट। यानी कुछ देर मुज़ाकरात करें, जब आपको थोड़ा सांस मिल जाए तो फिर आप दोबारा से मैदान में उतर जाएं। तो ये पीटीआई ने ये मुख्तलिफ चालें चलती रहनी। उसकी वजह यह है कि ये उनके डीएनए में शामिल है। उनको जब पैदा किया गया था तो उसी वक्त ये टीका उनको लगा दिया गया था कि आपने ये धरने और ये सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि जब तक ये काम शुरू नहीं किया था उन्होंने उससे पहले तो उनके ऊपर कोई कान ही नहीं धरता था। खुद कहते हैं 18 साल हम गुमशुद रहे और मुश्किल से मांग के भी एक सीट मुशर्रफ से ली और फिर यकलख्त जो इनको स्टेरॉइड के टीके लगे वो सारों को पता है कैसे लगे हैं। यानी जिस घोड़े पे चढ़ के आए थे कि एम्पायर की उंगली और बस फैसला होने वाला है और वो सारा कुछ, उसी घोड़े पे चढ़ के उनको चलता कर दिया। तो अब उनको बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें बहुत कुछ जो है इसकी तैयारी इन्होंने खुद की। दानियाल साहब अगर देखा जाए बिलावल भुट्टो जरदारी भी काफ़ी मुतहरिक हो चुके हैं और नज़र भी आ रहे हैं और तमाम सियासी जमातों से राब्तों की हदायत भी ले चुके हैं और दे भी चुके हैं। क्या पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात में कोई पुल का किरदार अदा कर रही है? जी मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी का पहले दिन से झुकाव ऐसा था क्योंकि उनको ये पता है कि आखिरकार अगर उनकी हुकूमत बननी है तो वो पीटीआई के साथ या जो बकाया पार्टीज़ हैं उनके साथ मिल के बननी है। और आगाज़ में उन्होंने कोशिश भी ये की लेकिन वो धरी की धरी रहेगी क्योंकि किसी और को वो चाल पसंद नहीं थी। तो अब शायद जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ेंगे अगर ये मुज़ाकरात में से कोई ना कोई फार्मूला बन जाता है तो फिर ये तब्दीली की शक्ल सामने आ सकती है। और उसमें फ्रैंकली मैं समझता हूँ कि वजह यह है, दो वजूहत है। एक तो ये 5 साल की एक्सटेंशन हो चुकी है बजरिया तरमीम कानून में, तो इस तरह से जो वो हल्का है उनको कोई इतनी फिक्रमंदी नहीं है कि हमारा कोई दस्तखत की ज़रूरत है या कुछ है। और दूसरी जो बात मैं समझता हूँ इससे भी अहम है वो PMLN की डिज़मल परफॉर्मेंस है। इन्होंने तबाह कर दिया है जो इनकी जिम्मेदारियां लगाई गई थी। IMF को पहले आना पड़ गया, PIA की प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई, बिजली की चोरी नहीं बंद हो रही और इन मामलात में जो है FBR का जो रिफॉर्म है वो धरे का धरा रह गया है। तो इनको लाकर इधर को रेवड़ियाँ बांटने के लिए तो नहीं भर्ती किया था कि आप सोलर पैनल बांटे और व्हील चेयर बांटे और ये किसी न किसी को ट्रैक्टर बांट दें या किसी को वो हिम्मत कार्ड बांट दें, कोई ना कोई चीज़ किसी चीज़ का भी कार्ड बना दें बस और वो बांटना शुरू कर दें अपनी तस्वीर लगा के। ये माजी की सियासत थी। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है, हुकूमत जो है वो गैर मकबूल है, ये भी सब जानते हैं। ऐसे में बिलावल भुट्टो भी खासे मुतहर्रिक हैं और दूसरी जानिब अब आपको लगता है कि मुज़ाकरात की ज़रूरत भी है इस वक्त तमाम जमातों से, तो इसलिए पीपल्स पार्टी को आगे लाया जा रहा है क्योंकि पीपल्स पार्टी एक ताकत रखती है कि वो तमाम जमातों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सके। ये असल में जी जो ये मुज़ाकरात की बात हो रही है मेरे ख्याल में तो ये एक डिस्ट्रैक्शन है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अवाम का अभी इप्सोस का सर्वे हुआ है जिसमें हज़ारों पाकिस्तानियों को उन्होंने इंटरव्यू किया और वो साइंटिफिक सर्वे है जो इंटरनेशनली स्पॉन्सर्ड है। उसमें उन्होंने ये बताया कि अभी भी जो है 70% अवाम उनका नंबर 1 इशू महंगाई है। तो हुकूमत एक तरफ बगले बजा रही है कि हमने महंगाई में बड़ा कमाल कर दिया। पिछले 5 बरस में जिस महंगाई के नीचे वो दब चुके हैं बेचारे, जो पाकिस्तान की अवाम दब चुकी है, उसको कहाँ ले जाएं? अगर इस वक्त भी 5% अगर महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है तो फिर बेचारे ये लोगों की तो नस्तो नबूत हो गए, तबाह हो गए हैं लोग। और इसी तरह से बिजली में जो अभी आने वाला वक्त है ये हुकूमत गलत बता रही है कि बिजली के बिल कम होने लगे हैं। ये विंटर पैकेज ये 2-2 महीने की चेपियां लगा के पहले भी IMF से मुंह की खा चुके हैं। ये हल क्यों नहीं करते मसला? असल में इनके पास हल है ही कोई नहीं। दानियाल साहब तो बिल की भी आप बात बता रहे हैं और साथ ही देखें ना ये भी एक अब इसे प्रोपेगेंडा कहें या क्या कहें। आखिरी बात जी जरूर मुकम्मल कीजिए।
आखिरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये रिहा कर दें इमरान खान साहब को, उनको भी वज़ीर आज़म बना दें, तो उनके पास भी कोई हल नहीं है। उन्होंने भी तबाही की है अपने वक्त में, कभी हमाद अजहर, कभी उमर अयूब, कभी किसी को एक मिनिस्ट्री से छोड़ के वो तबाह होती थी, दूसरी मिनिस्ट्री दे देते, तीसरी से तीसरी दे देते, असद उमर को पहले फाइनेंस, फिर उनको प्लानिंग, वो भी सारा कुछ। लेकिन कहने का मकसद हल किधर है? वो ठोस इकदामात कहाँ हैं जहां पर आवाम की जान छूटनी है? वो मुझे बताए ना। वो इंसानों के पास नहीं। कह रहे हैं दानियाल साहब, हमें इकदामात की जरूरत है, सिर्फ मुज़ाकरात से काम नहीं चलेगा, हमें हल चाहिए आवाम के लिए। लेकिन अगर देखा जाए आजकल सेनेटर फैसल वाडा जो है काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और उन्होंने बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात की, मौलाना से भी मुलाकात की, और देखा जाए तो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने MQM पाकिस्तान से भी मुलाकात की। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुलाकातों का जो मकसद है वो नेशनल कॉज है। ये किस नेशनल कॉज की वो बात कर रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ, अगर यहाँ पर कोई हिलजुल होनी है, और मैं फिर से आपको याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि IMF की टीम अभी होके गई है, मार्च में उनका रिव्यू फिर से शुरू होना है, जो पहला रिव्यू होना है बाई एनुअल। और उस वक्त तक अगर पाकिस्तान ने अपने ये हालात दुरुस्त ना किए, देखें ना कहाँ वो सारा कुछ, इस वक्त पिछले महीने खसारा जो है वो 100 अरब से बढ़ गया। और इसी तरह से सर्कुलर डेट और गैस की कीमतें इन्होंने बढ़ानी थी, वो भी नहीं अभी तक बढ़ाई। और मतलब मैनेजमेंट जो है वो पैथेटिक रही है इस नून लीग की। और ये सिर्फ कहने की बातें थे कि जी जो ये चूंकि ये कारोबारी हैं लिहाजा ये मामला फहम है, तो इन्होंने बड़ा कमाल कर देना है। कमाल इनसे कोई नहीं हुआ। इनका जो स्टार प्लेयर था वो तो पहली बॉल पर ही आउट हो गया। इसहाक डार साहब को तो बैन कर दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री के करीब जाने से भी। तो वो ये सारा जो कहते हैं 20वीं हम मईशत बनने जा रहे हैं, वो सारी गलत बयानी है। ये अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी होती 18 में फ़र्ज़ करें, तो आपका क्या ख्याल है? उन्होंने IMF के पास नहीं जाना था, घुटनों के बल जाना था उन्होंने IMF के पास, क्योंकि वो जो तबाही इन्होंने मचाई थी, जिसके बारे में मैं उस वक्त भी आवाज़ उठाता था नून लीग में होते हुए, और उसमें जो मुश्किलात मुझे पेश आई, मुझे पता है, मेरे खुदा को पता है कि क्या आई, क्योंकि उस वक्त डार साहब ऑल एंड ऑल थे। अब वो जो है वहाँ पर बैठ के प्राइवेटाइजेशन का सत्यानाश कर दिया। अभी हमने डिस्कोस प्राइवेटाइज करनी है, चले PIA तो नहीं हुआ। तो आपका क्या ख्याल है, पूरी दुनिया जो देख रही है प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस, क्या ये उनका काम था कि वो कहते हैं कि जनाब इतने आप जहाज़ बढ़ाएंगे, इतने आप रूट बढ़ाएंगे? वो बिडर्स ने कहा, जो असल बिडर्स थे, कि जी फिर आपने चलाना है, आपसे तो खुद तो चला नहीं, तो अब आप हमें बता रहे हैं तो आप ही चला लें। तो इस तरह से इन्होंने वो स्कटल की है PIA की प्राइवेटाइजेशन। और उसके बाद अब वहाँ पर एक जनरल साहब को डाल दिया गया, उनको एक अडल्ट इन द रूम चाहिए, क्योंकि ये इनकी अपनी नीयत में फतूर है। और इसमें जो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन जिससे आवाम की जान छूटनी थी, वो सारी की सारी ओवरशैडो हो गई है इस फेलियर से। तो अब वो भी इन्वेस्टर जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वो कहाँ सामने आएंगे जब आप इस तरह का रवैया रखेंगे? तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये अनटोल्ड नुकसान जो है वो करते चले जा रहे हैं, बावजूद उसके के। और ये PMLN की पॉलिटिकल लीडरशिप है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो अपनी जगह चाह रहे हैं कि मामला को आगे बढ़ाएं। 14 अगस्त को इन्होंने बड़े धूमधाम से बताया सारे पाकिस्तान को कि जी हम इकोनॉमिक प्लान ला रहे हैं। वो प्लान किधर गया? उसकी तो बात ही नहीं कर रहे आप। उसकी कुछ जो है झलकियां भी दिखानी, कर्टन रेजर दिखाने शुरू कर दिए थे कि जी उसमें ये है, उसमें ये है। और फिर 14 अगस्त को ड्रॉप सीन हो गया, ये दुम दबा के भाग गए और कह दिया कि जी वो डार साहब को भेज दीजिए रिव्यू के लिए। अब कितने महीने हो गए, वो किधर गई? इसका मतलब है इनके पास प्लान ही कोई नहीं है या इनमें इतफाक ही नहीं है। तो जाहिर बात है फिर सारे तो इससे तंग पड़ रहे हैं कि भाई इनके पास तो सलीका ही कोई नहीं है, इनको समझ ही कोई नहीं है, इनको सिरा ही नहीं मिल रहा। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ये जो है ना, हुकूमत को अपनी कारकर्दगी पर भी फोकस करना चाहिए, बजाय कि एक पार्टी को जो है ना दीवार के साथ लगाने के अपनी तमाम तर तवानाइयाँ अवामी फलाह बहबूद पर लगानी चाहिए। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब आपके कीमती वक्त का। और नाजरीन, जितनी मर्जी मुज़ाकरात की बातें होती रहें, अब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जो है वो बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत को इस चीज़ पर भी गौर करना चाहिए कि जो गरीब अवाम हैं उनके जो मसाइल हैं, आया क्या वो हल हो पा रहे हैं? जो मैंडेट लेकर आप असम्बलियों में बैठे हैं और आप अपना जो काम है वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से कर पा रहे हैं या नहीं, ये सोचने की बात है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। मुल्क के दिफा के लिए हमारी मुसल्लह अफवाज ने जुर्रत और बहादुरी की वो दास्तानें रकम की हैं जो रहती दुनिया तक कोई मिसाल जिनकी नहीं मिलती। इन्हीं दास्तानों में 9 दिसंबर 1971 में हंगोर आबदोज ने भी एक ऐसा अजीम कारनामा सर अंजाम दिया जिसे दुश्मन हमेशा याद रखेंगे। 1971 की जंग में पाकिस्तानी आबदोज हंगोर दुश्मन पर कहर बनकर टूटी और बहादुरी की अजीम तारीख रकम की। अंगूर आबदोज ने भारतीय जहाज खुखरी को 194 अरकान समेत समुंदर में गर्क किया, जबकि दूसरे हमले में अंगूर आबदोज ने भारतीय बहरी जहाज किरपान को मफलूज किया।
और भारतीय बहरिया के नाकाम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। दूसरी जंग अजीम के बाद ये पहला वाक़या था जिसमें किसी आबदोज ने बहरी जहाज को नीस्तो नाबूद किया। बहरी मार्कों में हंगूर आबदोज का ये कारनामा हमेशा याद रखा जाएगा और इसी मुनासबत से आज ये दिन भी है। सबमरीन हंगूर के गाजियों को तारीखी जंगी किरदार पर 4 सितारे जुरत, 6 तमगा जुरत और 16 इम्तियाजी असनाद से नवाजा गया। इसके साथ साथ आपको बताते हैं हंगोर आबदोज 2006 में डीकमीशन होने के बाद कराची में नेवी म्यूजियम में यादगार के तौर पे महफूज है, जबकि INS खुखरी भी आज रियासत गुजरात के करीब समंदर में दफन है। आबदोज के इस अजीम कारनामे पर आज पाकिस्तान में हंगोर डे मनाया जा रहा है और पाकिस्तानी कौम की जानिब से पाक बहरिया की सबमरीन फोर्स और बिलखसूस सबमरीन हंगोर के गाजियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। हंगूर आबदोज के इस अजीम कारनामे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाक बहरिया के लेफ्टिनेंट कमांडर सुफियान रहमान। सुफियान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं बताएं कि पाकिस्तानी हंगूर आबदोज ने 1971 की जंग में जो इतना अजीम कारनामा सरअंजाम दिया, क्या माहौल मंजर था, किस तरह से दुश्मन पर लर्जा तारी किया, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। सिचुएशन 1971 की बहुत टेंस थी। दोनों तरफ जो है लोगों का जोश व वलवला आपको पता है उरूज पर था और पाकिस्तान नेवी बिलखुसूस सबमरीन फोर्स का के जवानों का भी हौसला बिल्कुल बुलंद था। 1971 की जंग में आज के दिन 9 दिसंबर को पाकिस्तान नेवी सबमरीन जो है हंगोर, जिसने इंडियन शिप्स जिस तरह आपने बताया INS खोखरी को डुबोया और किरपान को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, ये इसके इफ़ेक्ट की वजह से पाकिस्तान का एक जो जंगी माहौल था वो बिल्कुल चेंज हो गया। इंडिया जो था बिल्कुल ऑफेंसिव जो एक्शन ले रहा था वो अपने डिफेंसिव पोर्शन पे आ गया। तो हमारी सबमरीन हंगोर ने ना सिर्फ उनका शिप्स डुबोया, एक जंगी माहौल को बिल्कुल जो है बिल्कुल 180 डिग्री बिल्कुल चेंज कर दिया। अच्छा सुफियान साहब, मुझे बताइएगा हमारी फोर्सेस में, सबमरीन फोर्सेस में और हमारे नौजवानों में वो क्या ऐसी ख़ास बात है जो हम देख सकते हैं, फ़ख्र से कह सकते हैं कि भारतीय बहरिया और दुनिया की किसी भी फ़ौज में नहीं है, बहरिया में नहीं है? वो बात जो सबसे मुमताज़ बनाती है। सबसे मुमताज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुमलिकत पाकिस्तान में सबसे पहले तो हमें एक इस्लामी रियासत के होने की वजह से हमें एक फ़ख्र हासिल है कि हम जो है जो भी काम करते हैं वो हम एक मुल्क के साथ साथ एक रिलीजियस पर्सपेक्ट भी होता है। तो वो चीज़ जो है ना वो हमारे लिए हमारे जो खून है उसमें बिल्कुल जोश व वलवला पैदा कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो ना सिर्फ हम अपने एक जोश में रहते हैं बल्कि हम अब एक प्रोफेशनल एक्सीलेंस को भी अचीव करने की कोशिश करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस भी करते हैं, बजाय कि इसके कि हम सिर्फ एक जोश लेके बैठे हों। हम प्रोफेशनल एक्सीलेंस और हमारी ट्रेनिंग जो है वो हमारा मुसलसल हमारे डे नाइट जो है ना हमारी वो है रूटीन बिल्कुल हम फॉलो करते हैं। सुफियान ने ये भी बताया हमें कि सतह समंदर पर जो शिप्स होते हैं वो तो सब देखते हैं, नजर आते हैं। किसी भी नेवी के लिए सबमरीन फोर्स की कितनी अहमियत होती है और साथ ही पाक बहरिया हमारी इस हवाले से कितनी जो है मजबूत है और क्या आगे की हिकमत अमली? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी अपने हिसाब से तो बिल्कुल रेडी है और एक जिस तरह आपने सवाल किया कि एक सबमरीन की क्या अहमियत है जी, सबमरीन जो है वो एक ऑफेंसिव पंच के हवाले से उसको डिस्कस किया जाता है। जब भी यानी वो वार्न करने नहीं आएगी वो सतह समंदर पे, बिल्कुल जो है वो एक्शन के लिए आएगी। फिर ना हमारी हंगोर है 1965 में गाजी थी, 71 में हंगोर थी। तो जब भी हमने जंग की है तो सबमरीन फोर्स वो वाहिद फोर्स है जिसने दुश्मन को उसके पानी में जाकर उससे जंग लड़ी है। बहुत खूब, बहुत क्या बात और है। ये जो हमारी कुकरी जो INS कुकरी और किरपान जो है उन जो हमारे शिकार के लिए उनकी ये सलाहियत थी कि वो एंटी सबमरीन शिप्स थे। उनको टास्क ये दिया गया था कि सबमरीन को डिटेक्ट करके उसको हिट करने का। तो हमारी सबमरीन ने उन्हीं के पानी में जाके जो हमारे शिकार करने आई थी अपने शिकार यानी शिकारी खुद शिकार बन गया। डेफिनेटली बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स मिशन होगा। सुफियान, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने जो है सबमरीन फोर्सेस ज्वाइन किया, आपका एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा? क्या कुछ अलग सीखने को मिला? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए आपको अलग सा पैशनेट होना पड़ता है, आपके अंदर मोहब्बत होनी चाहिए अपने वतन के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने लोगों के लिए। तो आपका तजर्बा कैसा रहा और क्या पैगाम देना चाहेंगे आजकल के नौजवानों को?
जी अल्हम्दुलिल्लाह सबमरीन फ़ोर्स जो है मैंने बाय चॉइस ज्वाइन की थी और शुरू से पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करने का शौक़ था और सबमरीन फ़ोर्स जो है वो बाय चॉइस ज्वाइन की। और सबमरीन फ़ोर्स ज्वाइन करने के बाद जो मुझे सबसे बड़ा जो एक पहलू नज़र आया पाकिस्तान नेवी सबमरीन का, कि हम एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। अच्छा, हम ये नहीं सोचते कि हमें जो है सुकून चाहिए। ठीक। हम जब भी किसी मिशन पे जाते हैं, हम एक जो है हर एक मिशन में हर एक रिस्क को जो है फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड बाय ऑप्शंस होते हैं जो हम जो है उसको मिशन को ना सिर्फ पूरा करते हैं और उसमें सक्सेस भी अल्हम्दुलिल्लाह लेते हैं। और जिस तरह आप बात की कि पैगाम, तो सबमरीन फ़ोर्स एक हमारा एक ऐसा ऑफेंसिव पंच है जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने शुरू से ही इस पे को प्रायोरिटी नंबर 1 रखा है। ठीक, जो ठीक, कि बिल्कुल हमेशा, और इस प्रायोरिटी नंबर 1 को रखने की वजह से सबमरीन का हम जो एक ज़िम्मेदारी समझते हैं उसको हम भरपूर कोशिश करते हैं कि निभाते रहें और इसको इंशाल्लाह आगे भी निभाते रहेंगे। ये एक हमसे पैगाम है हमारा। अच्छा सुफियान साहब, लास्टली ये भी ज़रा कमेंट कर दीजिएगा कि 1971 में भी नो डाउट बहुत हमारी स्ट्रॉन्ग थी सबमरीन फ़ोर्स। उस वक्त की और इस वक्त की जो सबमरीन हमारी फ़ोर्स है, कितनी मजबूती आई है, कितनी सलाहियतों में बेहतरी आई है, ज़रा ये भी बताइएगा। सलाहियत के हवाले से मैं ये कहूँगा कि सलाहियत तो उस वक्त भी बहुत थी बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, और सलाहियत अभी भी मौजूद है। अभी रिसेंट पास्ट में आपने देखा होगा कि हमारी जो सबमरीन्स हैं वो ना किसी भी मिशन में जो है ना सिर्फ अपना सक्सेस अचीव करती हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो भारतीय सबमरीन्स हैं, सबमरीन का सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि उसका अगर वो डिटेक्ट हो जाए तो वो एक इजी टारगेट हो जाता है हिट करने के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह सबमरीन हमारी फ़ोर्स की कोई ऐसी तारीख नहीं कि हम इसको जो है इस बदनामी का ज़रिया बने कि हम कभी डिटेक्ट हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी देखा कि रिसेंट पास में जो भी इंडियन सबमरीन्स यहाँ पर आई, वो उनको हमने यहाँ से डिटेक्ट करके उनको यहाँ से अपने एनिमी को भगाया। तो ये एक सबमरीन जो है वो एक इजी टारगेट हो जाता है जब एक डिटेक्ट हो जाए, वरना ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको ऑफेंसिव पंच का बिल्कुल टच देती है। बिल्कुल जी, हमें सुफियान साहब बहुत शुक्रिया एक तो आपकी आमद का, और हमें बहुत फ़ख्र है जनाब हमारी जितनी भी फोर्सेज हैं, बहरी बरी फ़ज़ाई, और उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की हैं और जिस तरह से वो जो दिन है वो जब हम मनाते हैं ना तो वही जोश जज्बा जो है वो ताज़ा हो जाता है। और आप लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों का जो पैशन है इस फील्ड के लिए, वो हमारे लिए बहुत खास है। बहुत शुक्रिया आने के लिए हमारे स्टूडियो में, आपकी प्रेजेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो नाजरीन अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत सारे सेगमेंट्स आपके लिए बाकी हैं, तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो ना सिर्फ हमारी डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा है, बल्कि हमारी और दूसरों की सेफ्टी के लिए और हिफाजत के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस की अहमियत पर, जो ना सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज़ है बल्कि ये एक इस बात का सबूत है कि ये जो शख्स ड्राइविंग कर रहा है इसको पता है तमाम बुनियादी असूलों को और कवानीन का। पंजाब में सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा को बहुत आसान, सहल और शफाफ बनाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं और यह सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ट्रैफिक कवानीन के बारे में आवाम को आगाह करने के लिए हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सेमिनार्स का इनेकाद किया जाता है, आगाही मुहिमात चलाई जाती हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मुतादिद ख़वातीन अहलकारों को मुख्तलिफ अहम ओहदों पर तैनात किया, जो कि बड़ा खुशाइंद है। बड़े अच्छे रिजल्ट इसके निकल रहे हैं ताकि एक जदीद और जामे निज़ाम जो है ना वो तश्कील दिया जा सके। बिल्कुल उज़ैर, और इन्हीं ख़वातीन में से एक मोहतरमा फहमीदा ज़िशान है जो इंचार्ज एजुकेशन यूनिट सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर से हैं। इनसे जानेंगे कि ट्रैफिक ये जो लाइसेंस है इसकी अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और सिटी ट्रैफिक पुलिस ने इस अमल को आसान बनाने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। तो वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। फहमीदा, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि लाइसेंस की इम्पोर्टेंस क्या है और इसको हासिल करने के लिए हमें किन किन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। जी, इम्पोर्टेंस अगर आप लाइसेंस की पूछें तो लाइसेंस जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा परमिट होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी इंसान को एलिजिबल करता है कि वो स्पेसिफिक व्हीकल चलाने के काबिल है।
आप अगर देखें तो आजकल जो एक्सीडेंट की रेशियो है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। No doubt, उसकी बिल्कुल, रीज़न सिर्फ यही है कि विदाउट लाइसेंस लोग ड्राइव करते हैं जी। अगर आप लाइसेंस लेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि आपने 2 टेस्ट हमारे क्लियर किए होंगे, ठीक है। जिसमें एक क्लियर जो पहला टेस्ट है हमारा कंप्यूटर टेस्ट, उसमें हमारे रोड साइंस के बारे में होता है। जब वो उसको हाउ नाउ नहीं है ड्राइवर को, तो जाहिर है कि वो जब रोड पे आएगा तो एक्सीडेंट करेगा। तो इसलिए अगर कोई विदाउट लाइसेंस गाड़ी को चलाता है तो वो वायलेशन तो करता ही करता है, वो बिल्कुल। अपनी ज़िंदगी को भी खतरे में डालता है और जो बाकी रोड यूज़र होते हैं उनके लिए भी खतरे का बाइस बनता है। अच्छा फहमीदा, ये तो हम देखते हैं कि जो दूसरी गाड़ियां चलती हैं, कार्स चलती हैं, ये तो उनकी बात हो गई, बाइक्स की बात हो गई। जी। ये जो चिंची रिक्शाज हैं, ये जो वैन ड्राइवर्स हैं, ये बड़े रैश तरीके से ड्राइव कर रहे होते हैं, बड़े खतरनाक तरीके ऐसा से, ही है। और अंदेशा ही रहता है कि बस अभी जो है ना ये आप आपके ठीक पास भी आ जा गए। रहे हो ना तो आपको डर लगता है कि ये जनाब इन्हें भाई, सवारी कहाँ नजर से? आई तो ये बस आपके ऊपर ही गाड़ी ले आएंगे। इनके लिए क्या है, इनको किस तरह से एजुकेट करेंगे आप? हमारा जो एजुकेशन यूनिट है वो बेसिकली तमाम जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के साथ साथ ये जो बस स्टैंड्स हैं वहाँ के ड्राइवर्स को भी ट्रेनिंग देता है। जहाँ तक आपने चिंची की बात की है ना, तो मैं यकीन जाने अगर मेरे बस में हो तो मैं कल चिंची सारे बंद कर दूँ, क्योंकि ये इतनी ख़तरनाक जो है सवारी है चिंची की कि इसमें आपको उनसे बचना पड़ता है। बंद कर बिल्कुल। दें जब तक इन्हें कोई तरबियत ना दे दी जाए, जी, क्योंकि बिल्कुल। उनका जरिया माश तो है ना फिर। मेरी तरफ से इजाज़त है, आप इनको बंद कर दें। लेकिन एजुकेशन की जरूरत है, Education की अभी जरूरत बिल्कुल है। जरूरत है। जो- इनके लाइसेंस का क्या मामला है? इनका सर- भी लाइसेंस चेक किए जाते हैं? जी बिल्कुल चेक किए जाते हैं, बल्कि इसमें जो कॉमन चीज़ है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि ये जो चिंची ड्राइवर्स हैं ना, ये सारे अंडर एज होते हैं, मोस्टली अंडर एज होते हैं। बहुत और छोटे बच्चे चला रहे होते हैं। बहुत बिल्कुल। और जब फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनको लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन, तो फिर उनकी फैमिली आके रोती है कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, मैं बेवा हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, हम कैसे खाएं पिएं। तो वो हमारे लिए फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है जब वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं आपको। लेकिन उसके लिए ये है कि हम विदाउट लाइसेंस जो है ज़रूर कार्रवाई करते मौसमी हैं। मुश्किलात तगियां अपनी जगह, लेकिन इंसानी जान की कदरों कीमत भी तो क्या कितनी पूरी ज्यादा है, फैमिली को ले डूबे उसको हैं, ज्यादा ऐसा भी नहीं हो कंसिडर सकता। करना चाहिए। जी बिल्कुल सर, उसके लिए ये है कि जो आपने वैन की बात की है उसमें कोई भी ऐसा ड्राइवर नहीं होता जिसके पास लाइसेंस नहीं है, क्योंकि वो हैवी व्हीकल्स में आता है, उसके लिए तो जीरो टॉलरेंस है। ठीक है। तो अच्छा, बाकी जो चिंची वाली बात है, इसमें हमारी कोशिश यही है, हमने ये इनिशिएटिव ले लिया है कि एक तो अंडर एज नहीं चलाएंगे और बाकी तमाम जो ये रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनके पास लाइसेंस हो। जो ऑटो रिक्शा है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे आईजी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे, एडिशनल आईजी साहब ट्रैफिक की इंस्ट्रक्शंस पे और हमारी सीटीओ साहबा के इंस्ट्रक्शन पे हमने संडे का डेट स्पेसिफिक कर दिया है कि तमाम वो ड्राइवर्स जो रिक्शा चलाते हैं और उनके लर्नर को 42 डेज हो गया, उनको हम स्पेशली मनावा लाइन्स में बुलाकर और उनको उनके टेस्ट accommodate वगैरह करते हैं, क्लियर जी, टेस्ट करवाते क्लियर हैं। करवा के उनको लाइसेंस बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे इस जबरदस्त। हवाले से बताइए कि अगर दूसरे शहर में रहने वाले लोग लाहौर आते हैं और वो लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो क्या वो लाहौर से बनवा सकते हैं या उन्हें वापस अपने ज़िले जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा? नहीं नहीं मैम, आप बहुत सारी फैसिलिटीज दे दी हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस ठीक ने। है। तो आपका लर्नर अगर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी बना है, लाइक सियालकोट से, ठीक मुल्तान है, से, तो आप ठीक है। लाहौर में लाहौर आके में अपना टेस्ट दे टेस्ट दे सकते के हैं। लाइसेंस ले सकते हैं। जबरदस्त। क्योंकि आप देखते हैं कि लाहौर में ज्यादा जो इनकम के लिए लोग आते हैं दूसरे शहरों से अपने रोजगार के लिए, बिल्कुल। तो फिर उनको ये फैसिलिटी दी है कि अगर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी बिलोंग करते हैं तो लाहौर से फहमीदा, लाइसेंस ये भी बनवा बता दें कि सकते हैं। फिर लाइसेंस कोई बनवाना चाहता है तो मतलब क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से बनवा सकते हैं? मतलब LTV है, HTV है, कितनी फीस है, कितना वक्त लगता है? सर अगर पूछे ना रियलिटी, तो जी। बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। मोर अच्छा। देन 29 सेंटर्स हमारे यहाँ पर मौजूद हैं और उसमें से 10 हमारे टेस्टिंग सेंटर हैं। आप यकीन जाने सिर्फ ID कार्ड की कॉपी ले आएंगे, आपके विद इन 2 मिनट आपका लर्नर बन जाएगा। और अगर ऑलरेडी आपके पास लर्नर है, उसको 42 डेज हो गए हैं, तो आप 5 से 7 मिनट में अपना टेस्ट दे के वहाँ से लाइसेंस ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे इस हवाले से बताइएगा, ख़वातीन जो ड्राइविंग कर रही होती, लाइसेंस भी होता है, लेकिन देखा जाता है एक पर्सपेक्टिव है कि एक्सीडेंट जहाँ पे भी ज़्यादा हो रहे हैं तो हो सकता है ख़वातीन का फॉल्ट हो। फहमीदा मुस्कुरा बढ़िया। सर इसमें रियलिटी अच्छा, बिल्कुल। चलें, facts के साथ आप इसके साबित साथ करें। साथ एक तो ये सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन ये है कि 2 आदमियों का हो गया एक्सीडेंट, जी। जिसकी गलती थी उसके पास लाइसेंस था, जिसकी गलती नहीं थी उसके पास लाइसेंस नहीं है। अब ट्रैफिक पुलिस ने
पकड़ लिया है तो गलती किसकी मानी जाएगी ज्यादातर, और किसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा? कौन खसारे में रहेगा? जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो खसारे में है। ठीक है, बेशक उसकी गलती है या नहीं है, बिल्कुल बेशक ठीक। उसकी गलती है कि नहीं, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है कि मेन रोड पे अपनी गाड़ी लेकर आए। उसने कानूनी जो कानून शिकनी की है वो तो यहीं पे ही कर दी है। ठीक तो है। जो लाइसेंस होल्डर है इन केस ऑफ एक्सीडेंट वो सिक्योर होता है, और अगर किसी की कैजुअलिटी हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, तो उसमें लाइसेंस एक ऐसी अथेंटिक चीज़ है जो आपको 302 से बचाता है। क्या अच्छा फहमीदा, ये भी बिल्कुल बताएं ठीक। कि कोई ड्राइविंग सेंटर्स भी बनाए हुए हैं स्पेसिफिकली खवातीन के लिए? जी जी बिल्कुल, हमारा आबशार है विमेन टू विमेन सर्विस। बल्कि मैं यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी समझती हूँ जी। कि जो इम्पोर्टेंस है लाइसेंस की, उसको मद्देनज़र रखते हुए सिटी ट्रैफिक पुलिस में CTO साहिबा ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि 10 ड्राइविंग स्कूल इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। जबरदस्त। उसमें ना सिर्फ हम ड्राइविंग सिखाते हैं बल्कि जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं वो सिखाए जाते हैं, गाड़ी के मैकेनिक्स के बारे में बताया जाता है। और जैसे आपने बात की कि जबरदस्त, एक्सीडेंट में एक कदम और आगे। जी बिल्कुल फीमेल को ही ब्लेम दिया जाता है, तो बिल्कुल। उसके लिए हम उनको टायर चेंज करना भी बताते हैं, गाड़ी क्या के बात फॉल्ट को कैसे जो है वो आप देख सकते हैं, तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ये तमाम चीजें सिखाई जाती और हैं। एडमिशन के लिए क्या चाहिए होगा उसके लिए, इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए, किसी भी स्पेशली ड्राइविंग डॉक्यूमेंट्स स्कूल, के लिए? जी बिल्कुल, किसी भी ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन के लिए आपके पास आपका ID कार्ड होना ओके। जरूरी है, आपकी एज 18 ईयर्स बस, ठीक है। और एक आपके पास फोटोग्राफ बस, ओके। उसके अलावा फी है वो आपने जबरदस्त। SBL में ये सबमिट तो आपने करवानी है। काम आसान कर दिया खवातीन के लिए कि अगर आप सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से आप ड्राइव कर सकें तो आप इन इंस्टीट्यूट में जो है एजुकेशन ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू फरीदा सो मच फहमीदा। जी। तो नाजरीन, अब कुछ बात हो जाए अपनी पेशगोइयों और प्रेडिक्शंस के लिए दुनिया भर में मशहूर बुल्गारिया से ताल्लुक़ रखने वाली नाबीना खातून बाबा वांगा की, जिनकी तीसरी आलमी जंग के हवाले से एक नई पेशगोई सामने आई है। बाबा वांगा ने कहा था कि जैसे ही शाम तबाह होगा, मगरिब और मशरिक के दरमियान एक अजीम जंग होगी। मौसम बहार में मशरिक में जंग शुरू होगी और ये तीसरी आलमी जंग होगी। मशरिक में हुई जंग मगरिब को तबाह कर देगी और उसकी तबाही के असरात वहां पर देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि बचपन में अपनी बनाई खोने के बावजूद बाबा वांगा ने बेशुमार आलमी वाक़यात की पेशगोइयाँ की हैं। उन्होंने अमेरिका में होने वाले 9/11 के दहशतगर्द हमलों और 2020 में होने वाले ब्रेक्जिट के बारे में भी बात की। यहाँ तक कि उन्होंने 1996 में अपनी मौत के बारे में भी बता दिया था और पेशगोई कर दी थी। अब उनकी 2025 के हवाले से की गई पेशगोइयाँ भी दुनिया भर में तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। उनका कहना है कि अगले साल दुनिया को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना हो सकता है, जिनमें शदीद ज़लज़ले और तूफ़ान, पानी की किल्लत और एक नए मोहलिक वायरस का फैलाव शामिल है। साथ ही बाबा वांगा ने खलाई मिशंस की नाकामी और दुनिया के कुछ हिस्सों में सियासी अदम इस्तेहकाम की भी पेशगोई की है। क्या बात है। और बाबा वांगा की ये पेशगोइयाँ कितनी सच साबित होती हैं ये तो बेसिकली वक्त ही बताएगा। ताहम ये पेशगोइयाँ हमें दुनिया के चैलेंजेस पर गौर करने का एक मौका भी फराहम करती है। बिल्कुल करती हैं। और क्या बात के अलावा मेरा ख्याल है गौर करने की बात है, ये काबिल गौर बात है, काबिल क्योंकि गौर बात है। ऐसा जो क्या नक्शा था? खींचा वो अच्छा नहीं है 2025 में, अगले साल में बिल्कुल, क्या होने खतरनाक। वाला है। और देखे ना, जलजले और नई मोहलिक वायरस, पहले जो है वो कोरोना भोगता है हम लोगों ने, जिसका सामना अभी कर तक ही खौफ रहे हैं ज़दा कहीं ना है। कहीं, बहुत इस कभी तरह की स्मोक, चीजें कभी हैं। कोई और तो बीमारी, चले कभी देखते हैं कोई ये और कितनी वायरस। सच साबित होती हैं ये बिल्कुल। पेशगोइयाँ। अभी हम ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। स्टे विद अस, कहीं मत जाइए। देखते रहे सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान वंस अगेन। नाजरीन, आलमी मंजरनामे पर बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और मशरिक़ वुस्ता में तब्दीली देखने को मिली है। शाम में असद खानदान का 54 साला और बशारुल असद का 24 साल का इक़्तिदार बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंचा। शाम के बागियों ने दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। तहरीरुल शाम के सरबराह मोहम्मद अल जुलानी की क़यादत में बागी ग्रुप ने दमिश्क का कंट्रोल इस वक्त संभाल लिया है और बागियों ने इक़्तिदार की मुंतकिली तक वज़ीर आज़म को काम जारी रखने की हिदायत की है, जबकि जंगजुओं को सरकारी इदारों पर कब्जा न करने की हिदायत कर दी गई है। इसके साथ साथ आपको बताते हैं दमिश्क पर कब्जे के बाद बागियों ने सदारती महल पर लूट मार की और बशारुल असद के पुरतायुश घर से कीमती और नायाब सामान ले उड़े। मुश्तिल हजूम ने दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर भी हमला किया और तोड़फोड़ की और सदर बशारुल असद मुल्क से फरार हो गए। और इतलात ये हैं कि वो अपने ख़ानदान के साथ मॉस्को पहुंच गए हैं और रूस ने इन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पनाह दे दी है। तहरीरुल शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी ने मस्जिद में खिताब भी किया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। माहिर आलमी अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल अली साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे कि मिडिल ईस्ट की फ़िलहाल सूरत हाल क्या है, हमें आगाह कीजिए पूरी सिचुएशन से।
देखिए जी, 3 जो इसके अहम तरीन पहलू हैं वो मुख्तसरन मैं आपके सामने बयान करता हूँ। पहली बात ये है कि ये एक दिन या एक हफ्ते का किस्सा नहीं है बल्कि पिछले 100 साल के दौरान ये तीसरी दफ़ा आप देख रहे हैं कि आलमी ताकतें जो हैं वो मशरिक़ वस्ता की तश्कील नौ कर रही हैं। पहली तश्कील नौ आज से 100 साल कबल पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया ने की थी, कई नई रियासतें बना के। उसके बाद दूसरी जंग अजीम के बाद उसका दूसरा दौर आया और अमेरिका की क़यादत में नई रियासतें बनी, जिसमें इसराइल भी एक शामिल है। और तीसरा दौर अब हम देख रहे हैं कि जिसमें ताकत का तवाज़ुन पर जो मशरिक़ वस्ता है उसमें मुकम्मल तौर पे इसराइल के जानिब किया जा रहा है। और पिछला 1 साल जो हमने देखा कि हमास को कमज़ोर किया गया, हिज़्बुल्लाह को कमज़ोर किया गया और ईरान पे हमले किए गए, और अब बिला आखिर ईरान का जो सबसे बड़ा इलाकाई हलीफ था इस शाम, उसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और रूस का जो 50 साल पुराना हलीफ था उसके जो बेसिस हैं अब वो भी शायद इस मुल्क में ना रहें। तो आपको सामने नजर आ रहा है कि ताकत का तवाज़ुन मशरिक़ वस्ता में मुकम्मल तौर पे इसराइल के ऊपर मुर्तकिज़ हो गया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि कल रात को जो इसराइली टैंक्स हैं और ज़मीनी अफवाज वो जनूबी शाम की सरहदें अबूर करके दाखिल हो चुकी हैं और वो कमज़ोर हुकूमत और ताकत के ना होने का फ़ायदा उठाते हुए और फौजियों के इनखला का फ़ायदा उठाते हुए मज़ीद तौसी पसंदाना अज़ाइम पे अमल दरामद करते हुए जो इनकी अराज़ी है उस पर काबिज़ भी होना चाहती हैं। और इसी हवाले से नेतन्याहू ने एक ख़ुसूसी पैगाम भी दिया है कि आज से 50 साल कबल जो जंगबंदी का मुआहिदा था शाम और इसराइल का, अब इसराइल उसको तस्लीम नहीं करता है। बिल्कुल ठीक है। सैयद मोहम्मद अली साहब, ये बताइएगा कि हमने देखा था कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की आपने बात की, वो इस तमाम तर तब्दीली का क्रेडिट ले रहे हैं। क्या वाकई अमेरिका और इसराइल जो हैं वो इस तमाम तर सूरत-ए-हाल के पीछे हैं और मकसद क्या सिर्फ यही था या और भी मकासद थे ईरान का असर रसूख कम करने के अलावा? देखिए, 3 मकासद तो आपको सामने नजर आ रहे हैं। पहली बात यह है कि आलमी सतह पे जिस तरह मैंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जो वाहिद आलमी ताकत है जो कि अमरीकी मफादात या उसके हलीफों को काउंटर करता था या उसको बैलेंस करता था, वो रूस रहा है। सोवियत यूनियन और फिर बाद में रूस, और उसके फौजी अड्डे बहरी और फ़ज़ाई जो है शाम में मौजूद थे, लेकिन उनकी अफवाज के इनखला की खबरें भी आ रही हैं। और आप ये आलमी सतह पे ताकत में तब्दीली है। इलाकाई सतह पे ये भी एक हकीकत है कि इसराइल के खिलाफ तीनों बड़े मुताहरिब तंजीमें हैं, हुतीज़ हो जाएं, हिज़्बुल्लाह हो जाएं, हमास हो जाएं, उनकी पुष्टपनाही मुकम्मल तौर पे ईरान करता था और उसके लिए ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल होता था शाम का। तो अब जबकि शाम के ऊपर जो है ईरान से कुर्बत रखने वाली हुकूमत नहीं रही है, तो आप समझें कि हमास और हिज़्बुल्लाह की जो दिफाई सलाहियत है और इसराइल के खिलाफ जो हथियार इस्तेमाल होते हैं उनकी सलाहियत में बहुत ज़्यादा नुमायां कमी आने की तवक्को है। बिल्कुल ठीक अली, आपने बड़े प्रिसाइजली हमें सिचुएशन से आगाह किया। मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगी, सदर बशारुल असद की फ़िलहाल सिचुएशन थोड़ी सी प्रिसाइजली हमें मज़ीद बताइए, साथ ही साथ मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं सदर का? देखिए, इसमें भी तो 3 अहम पहलू मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात यह है कि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो सेंटकॉम का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसके मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाइया ने कल से आज तक 75 टारगेट्स को बमबारी उसके खिलाफ की है। तो ये अमरीकी सेंटकॉम ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। दूसरी बात ये कि जो नई लीडरशिप इमर्ज कर रही है बागियों की, उसकी सरबराही जो है अबू मोहम्मद गुलानी कर रहे हैं, जो कि 2003 तक अलकायदा से उस ताल्लुक रखते थे और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की सैंक्शन लिस्ट में भी हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने आप को शाम की आज़ादी और जुज़्बे हुर्रियत तक महदूद किया है। लेकिन अब ये तवक्को करना कि बशारुल असद के इनखला के बाद और पॉलिटिकल अजाइलम रूस में लेने के बाद वहाँ फौरी तौर पे जमहूरियत आ जाएगी या इस्तेहकाम आ जाएगा, इसके इम्कानात
क्योंकि मैं इसी तरह देख रहा हूँ, देखिए हमें खुशफहमी थी कि आज से 3.5 साल पहले अगर काबुल अफगान तालिबान फतह कर लेंगे तो शायद वहाँ इस्तेहकाम आ जाएगा, लेकिन उन्होंने तो टीटीपी, बीएलए और दाइश की सरपरस्ती शुरू कर दी। तो मैं देख रहा हूँ, मुझे हाल ये है कि इसी तरह अगर एक बागी जमात जो है वो एक मुल्क पे कब्जा करती है तो इसके इम्कानात मौजूद हैं कि वो दीगर हलीफ तंजीमों के साथ मिलके सिर्फ शाम नहीं बल्कि जो हमसाया ममालिक हैं जिनमें उर्दन है, तुर्की है, ईरान है और दीगर ममालिक जो हैं उनमें भी ये इंतशार फैल सकता है और ये खित्ता मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ जा सकता है। बिल्कुल, आपने सही इशारा किया कि इस्तेहकाम का तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं, दुआ गो हैं कि किसी किस्म का जो इंसानी बहरान है और दीगर जो बहरान है वो वहाँ पर पैदा ना हो। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अब प्रोग्राम के सिलसिले को कुछ आगे बढ़ाते हैं। सितारों की चाल के बारे में कुछ बात कर ली जाए तो जनाब दिसंबर के दूसरे हफ्ते का आगाज़ है और आप लोग यकीनन ये जानना चाहेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए क्या आसानियां लेकर आ रहा है, क्या मुश्किलात हैं और किस तरह आपने उसकी तैयारी करनी है, और क्या इस हफ्ते रुके हुए आपके जो काम है वो हो जाएंगे या भी मजीद इंतजार दरकार। क्या बात है, बड़ा ही अहम सवाल आपने किया है। और वहाँ हफ्ता मुख्तलिफ सितारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए कैसा रहेगा, और ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजर दाऊद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो बताइए ये हफ्ता कैसा गुजरेगा स्टार्स के लिए? आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया। और जाहिर बात है कि एक बहुत अच्छी प्लानिंग हो जाती है। स्टार्स की एनर्जी को देख के आप प्लान कर सकते हैं कि आप पूरे हफ्ते को प्लान कर सकते क्या हैं, फैसला करना है और कैसी एनर्जी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज बुर्ज हमल की। तो एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि एरीज वालों को इस वीक में क्या करना है। तो स्टोरी ऑफ द वीक में एरीज वालों के मामला बहुत ज़बरदस्त होने जा रहे हैं। किस तरह के ज़बरदस्त हो रहे हैं? कुछ तो चीज़ें आप जो तय करना चाह रहे हैं वो आप कर लें, मगर एक बात का ख्याल रखें कि कुछ बातें दिल और दिमाग में चल रही हैं वो अपने तक ही रखें, उनको लोगों तक ना लेकर जाएं, क्योंकि अगर आप इस तरह की बात करें तो डेथ कार्ड भी मौजूद है। ये चेंजिंग है, तब्दीली है, बड़ी तब्दीली है। जैसे कि इस कार्ड की एनर्जी क्या कहती है डेथ की, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों की कन्फ्यूजन रहेगी आपको, ये कन्फ्यूजन आपने दूर करनी है। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में नेगेटिविटी हो सकती है, काम रुक सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत से मुतल्लिका आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगर आप घरेलू ख़वातीन हैं तो बच्चों से प्यार से डील करें और मोहब्बत से मुतल्लिका पॉजिटिविटी रहेगी। और इस वीक का मैसेज है आप लोगों के लिए, मैसेज है दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सूरत हाल है इसमें आपको बेहतरी के मामला मजीद आगे चलते हैं। टॉरस के बारे में हमें बताइए, उनके बारे में क्या खबरें हैं? तो जनाब देखते हैं जी टॉरस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। टैरो कार्ड से देखते हैं कि टॉरस वालों का ये वीक किस एनर्जी का हामल नज़र आता है। तो टॉरस वालों की मैं जनाब बात करूं तो मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी, दूरअंदेशी और प्लानिंग और आने वाले वक्त के बारे में पॉजिटिव सोचना, बहुत अच्छी एनर्जी और सिचुएशन आपकी बेहतर हो जाएगी। यहाँ पे आप अपने माली मामलात, अपने रूहानी मामलात, हर तरह के मामलात में बड़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट देखेंगे। थर्ड कार्ड की एनर्जी में आप अगर बाहर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तुलबा तालबात अगर बाहर जाना चाहते हैं, अगर आप ऐसी कोशिश इमिग्रेशन के मुतल्लिका करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बड़ा पॉजिटिव जो है वे नज़र आता है। जॉब और कैरियर की बात करूं तो जॉब और कैरियर में एहतियात कीजिएगा, ऐसा फैसला ना कीजिएगा जो कि आपके लिए वबाले जान बन जाए। सी एंड वेट की जो है पॉलिसी। मोहब्बत की बात करूं तो आप बहुत खुशियां हासिल कर सकते हैं, अपनी फैमिली में वक्त गुजारिए, बेबी बच्चे अगर शादी है तो बच्चों में, और वैसे सोलमेट से मुतल्लिका आपको पॉजिटिव खबरें मिलेंगी। और इस वीक का मैसेज है आप लोगों के लिए, अपनी सेहत को इम्प्रूव करें, अपनी सेहत का ख्याल करें। तो जनाब जेमिनी वाले, तो जेमिनी वालों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो जेमिनी वाले क्या करने जा रहे हैं। तो जेमिनी वाले इस वीक में बहुत पॉजिटिव एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। ये तो वीक मेरे हाल में ऑलमोस्ट सबके लिए अच्छा जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, कोई कुदरत की तरफ से आपको कोई बड़ा काम मिल सकता है, किस्मत की देवी मेहरबान, खासकर कोई दोस्त आपका अपना आपके लिए मददगार साबित हो रहा है। और यहाँ पे आपकी सॉलिड फैसले आपकी किस्मत को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने घरेलू मामलात, अपनी हेल्थ, अपने हर मामले में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी हासिल करेंगे। और थर्ड कार्ड में खुशियाँ,
और कामयाबियां। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए ये वीक जो है बहुत कुछ एनर्जेटिक एनर्जी लेकर आ रहा है। बेहतरीन जॉब और है। बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले हैं आप लोगों के, कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद है और बेहतर मामलात करेंगे। और मोहब्बत की बात करूं आपकी तो मोहब्बत में बड़े जज्बाती नज़र आते हैं। और इस वीक का मैसेज है आप लोगों के लिए, वेट, थोड़ा सा वेट करें। और वेट किस चीज़ का करें? वेट ये कि आप बहुत बड़ी जो तब्दीली चाहते हैं, इसके लिए कुदरत वैसे ही आपके लिए एक नया रास्ता निकाल देगी। बिल्कुल पेशेंस रखिए। कैंसर, हाँ जी जनाब, कैंसर वालों की स्टोरी ऑफ द वीक 3 कार्ड की एनर्जी से हम देखते हैं कि कैंसर वालों का ये वीक कैसा रहेगा। तो कैंसेरियन आ जाए सामने और सुने अपनी दिल की बात, तो दिल थोड़ा सा टूट भी सकता है। अच्छा। और ये दी वर्ड देखें, आप दुनियावी मामला से मुतल्लिका बड़े कॉन्शियस नज़र आते हैं। आप उसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग और फैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके लिए आप एनर्जी बड़ी पॉजिटिव रख रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन याद रखिएगा कोई बात आपके दिल पे लग सकती है, दिल पे चोट लग सकती है किसी भी फैसले से मुतल्लिका, इसलिए दिल पे नहीं लेना और काम ही करते जाना है, सोचना नहीं है। टूटने से बचाना अच्छा, आपसे। जॉब और बिजनेस की एनर्जी की बात करें तो जॉब और बिजनेस में तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, कामयाबी मिलेगी। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। और मैसेज है आप लोगों का इस वीक का, आस्क योर एंजल्स, यानी कि आप अल्लाह ताला से अपने लिए मदद को हासिल करें, पुकारें। इसको ये भी बात दे सकते हैं कि आपको आयत करीमा पढ़ लेना चाहिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अपनी लियो मोहब्बत वालों के के लिए। लिए क्या है? तो जनाब लियो वालों की स्टोरी बुर्ज असद स्यारा शम्स वालों की 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि लियो वालों का ये वीक कैसा नजर आता है। तो लियो वालों के लिए क्या एनर्जी लेकर आएगा? बिलाशुबा लियो वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। ये राब्तों का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है। जो लोग मीडिया से हैं, जो लोग जो है मेडिकल के शोबे से हैं, तालिब इल्म हैं, तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी तब्दीली और एनर्जी लेकर आ रहा है। सेकंड कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपकी शख्सियत में निखार, आप घर चेंज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हासिल कर सकते हैं इस वीक में। कमाल बात यह है कि आपके ऊपर रूहानी और ज़ाहरी मददें और बड़े फैसले और कामयाबियाँ और स्टार्स की पॉजिटिव एनर्जी। बहुत अच्छी बात जॉब और है। बिजनेस की बात करूँ तो 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास मौजूद हैं, आप हाथ डालिए, कामयाबियाँ हासिल कीजिए। और जनाब मोहब्बत की बात करूँ तो मोहब्बत में आपके घरेलू वालिदैन, आपके बड़े आपका साथ देते हुए और आप कामयाबियां समेटते हुए नजर आते हैं। मैसेज है आप लोगों का इस वीक में, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं, चलते रहना चलते है। अभी आगे चलते और हैं, विर्गो पे चलते का चलते हैं। नाम है गाड़ी। और हम जनाब भी चलते हैं विर्गो की तरफ। तो विर्गो बुर्ज सुमला वालों की स्टोरी ऑफ द वीक 3 कार्ड की एनर्जी से हम देखते हैं जी विर्गो वालों के लिए क्या रहेगा ये वीक। देखें, आपको कुछ इंट्यूशन, कुछ खबरें मिल सकती है, ख्वाब आ सकती है, आपकी छठी हिस्स बहुत तेज़ नज़र आती है इस वीक में। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, लोग आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी से नाला और खां और आपको प्रॉब्लम के लिए फेस करना पड़ सकता है हालात को, क्योंकि दी डेवल मौजूद है, शैतान मौजूद है जो कि आपके कामों में रुकावट डालेगा। इसलिए आपको चाहिए कि सोच समझ के इर्द गिर्द के हालात पे खबर रख के फैसला करें, क्योंकि ये वीक आपके लिए थोड़ा सा आपको खतरे से 2-4 कर सकता चौकन्ना है। रहना चाहिए जी। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में आंख कान खुले रखना है, बिल्कुल कामों में मदद आएगी, लेकिन कहीं फंस ना जाइए, एग्रीमेंट सोच समझ के कीजिएगा। फंसना नहीं है मोहब्बत की बात में जो है आपको चैरिट है, कामयाबी फंस है। नहीं जी यहाँ तो आप फंस चुके हैं। अच्छा, ये मैसेज भी आप लोगों का नो का है, यानी कि जो आप अभी करना चाहते हैं तो अभी वेट करें। इकरार के लिए इंतजार करें। लिब्रा जनाब, मैं आपको बाद में निपटता हूँ। लिब्रा वालों की एनर्जी की बात करें तो लिब्रा वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं? मेज़ान वाले हवा साइन है। अच्छा, लिब्रा वालों के लिए तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी। अरे वाह। देखिए जी, लिब्रा वाले जो करना चाहते हैं, खासकर आपके लिए ट्यूसडे और वेडनेसडे का दिन बहुत स्टार्स की पोजीशन में आपके लिए कामयाबी लेकर आ रहा है। अगर आप कोई नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं तो इन दिनों में करिएगा। दिन के वक्त की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। और जनाब, अगर जिन लोगों की इन दिनों में खासकर मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है, जैसे आप शादीशुदी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो शादी के दिन रख सकते हैं, बहुत अच्छे है, क्योंकि यहाँ पे शादी अटेंड करने की भी तैयारी हो रही है। बिल्कुल जी, यहाँ बहुत शादियां होती हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं, फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं। तो ये
वीक लिब्रा वालों के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है। जॉब और बिजनेस में बहुत अच्छी एनर्जी है, और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी आप कामयाबी हासिल करेंगे। और मैसेज है आप लोगों का इस वीक का सक्सेस का, कामयाबी का। तो लिब्रा वाले इस वीक में स्कॉर्पियो वालों पे भी जरा नजर। स्कॉर्पियो बुर्ज चक्र वालों का ये वीक, स्टोरी ऑफ द वीक क्या रहेगी? स्कॉर्पियो वाले बिच्छू के साइन से नहीं डरना। अच्छा, पेज ऑफ सॉर्ट्स, गुजरे हुए वक्त को सोचने की बजाय आगे बढ़िए, फैसले कीजिए। वक्त का ज़या आपकी कामयाबी के आड़े आ सकता है। वक्त को ज़ाया नहीं करना, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी वालिदा या आपका वो सोर्स, वो एंजल्स जो आपके लिए दुआ करता है, इस वक्त आपके लिए बहुत कामयाबी के दरवाजे खोल रहा है। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो आपको कोई बड़ा काम, बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। जॉब और बिजनेस में बिल्कुल व्हील ऑफ फॉर्चून, आप कामयाबी हासिल करेंगे, नया काम शुरू कर रहे हैं। और मोहब्बत की बात करें तो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, अच्छी पार्टनरशिप चल रही है। और मैसेज की बात करें स्कॉर्पियो वालों के लिए तो अबंडेंस का मैसेज है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों की स्कॉर्पियो वालों की। सैजिटेरियस, जनाब सैजिटेरियस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, इस वीक में सैजिटेरियस वाले क्या करने जा रहे हैं? तो सैजिटेरियस वाले, अच्छा, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, जज्बाती नजर आते हैं बिल्कुल, और कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ स्पीड में अपने मामलात में मदद भी आएगा। और कमाल बात यह है कि जो करना चाह रहे हैं वो होगा इंशाल्लाह, कामयाबी के दरवाजे खुलेंगे। क्योंकि इस वीक में आपकी स्पिरिचुअल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से बहुत सी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। कोई वजीफ़ा कर लें, कोई पढ़ाई कर लें, दुआओं को शामिल कर लें, सदका कर लें, तो कामयाबियाँ समेटेंगे। मगर अगर नहीं भी ये होता तो फिर भी किंग ऑफ कप्स, आप अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठ ही जाएंगे। जैसे कि अगर जॉब और कैरियर की बात करूं तो नई शुरुआत है, पैसे आएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अच्छा वक्त है। और मोहब्बत की बात करूं, मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में थोड़ा सा ख्वारी हो सकती है, डिले हो सकता है, मामला खराब हो सकते हैं, एक तरफ ठीक भी तो हो रहे हैं। और जनाब मैसेज है आप लोगों के लिए इस वीक में, लिसन टू योर इंट्यूशंस। तो जनाब फैसला करें और अल्लाह से मदद लें। सबका सोर्स जो है वो अल्लाह ही है। तो जनाब कैप्रिकॉर्न वाले क्या करेंगे इस वीक में? सब्र तो करेंगे। किस चीज का सब्र? सबको ही करना चाहिए सब्र शुक्र। किस चीज का सब्र करना है आपने? अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न वालों की एनर्जी की बात करें तो क्या होगा कैप्रिकॉर्न वाले? क्यों जी सब्र क्यों करें? कैप्रिकॉर्न वाले की बहुत अच्छी एनर्जी है। आप सब्र करवा रहे हैं, गलत साबित हुए हैं जी। कैप्रिकॉर्न वालों के क्या खिलाफ हैं आप दोनों? नहीं, आपके प्रोड्यूसर कैप्रिकॉर्न तो नहीं है कहीं? तो बहुत अच्छी एनर्जी है जनाब। ये कैप्रिकॉर्न वाले घबराएं नहीं, बिल्कुल आप पॉजिटिव एनर्जी है, अच्छी प्रेडिक्शंस है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है, और आप अपने ज़िंदगी के फ़ैसलों को बड़ी सही सिमत लेकर चलेंगे, फजूलियात से वक्त बचाएंगे, फ़ैसले करेंगे हमने क्या करना है और किस तरफ जाना है। और किंग ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। इसका मतलब है कि मोहब्बत, पैसा और अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और बरकत आपके ऊपर मेहरबान नजर आती है। जैसे कि अगर मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत और प्यार में आपको पता है खुशियाँ आप देखते बड़े गौर से हैं, मगर फैसला देख लें, मोहब्बत अच्छी है इनकी। इन्होंने आपको डराया था, डराने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन जॉब और बिजनेस में भी अच्छी शुरुआत है। तो कैप्रिकॉर्न वाले अच्छी एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। और मैसेज है आप लोगों के लिए कि जो आप करना चाह रहे हैं इसमें मजीद जज्बे को बढ़ाएं। एक्वेरियस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है इस वीक में? तो एक्वेरियस वालों के 3 कार्ड्स की बात करें तो एक्वेरियस वाले कंप्रोमाइज कर रहे हैं। जियो और जीने दो की अच्छी पॉलिसी रहती है आपकी। इस पॉलिसी पे आप अच्छा काम करते हैं, कामयाब भी होते हैं। पॉलिसी का नहीं, इस वीक में सेकंड कार्ड में जो है, जो आपके पास कोई खबर ला रहा है या बात ला रहा है, इसको अच्छी तरह जांच परख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स, नेगेटिविटी, तो धोखा नहीं खाना। लोग आपको धोखा देने की भरपूर कोशिश करेंगे, तो आंख कान खुले रखने हैं। आपको पता है कि धोखा जो है वो बादाम खाने से अकल नहीं आती, धोखा खाने से आती। आपको ले डूबता है। तो जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और मार्फत की बातें हो रही हैं आज तो। मैं तो हैरान हूं जनाब, क्या बात। जॉब और बिजनेस में कर लें फिर। जॉब और बिजनेस में आप लोगों ने कोई ऐसे फैसले नहीं करने जल्दबाजी में जो आपके लिए नुकसानदेह हो। और जनाब मोहब्बत की बात करूं तो एक्वेरियस वाले मोहब्बत में कामयाबी हासिल करेंगे। बेहतर कार्ड है, अच्छी
एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, और मैसेज है आप लोगों का इस वीक का बिग हैप्पी चेंज, बहुत बड़ी अच्छी तब्दीली। और लास्ट वन हमारा स्पाइसेस वालों की आपका स्पाइसेस तो नहीं? अच्छा बिल्कुल। अच्छा मैं जाओ आपका स्टार कहता हूँ, आप बदल जाती है। जब से आप आ रहे हैं ना, हमने अपने जो स्टार्स हैं ना वो सीगा राज में रखे हुए हैं। ये ना अच्छा, इनको पता भी होता है, कभी कभी भूल भी जाते हैं। गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलना। थोड़ा सा बादाम खा लीजिए। कोई ना। आपने आज बड़ा अच्छा कलर पहना हुआ है, मैं कह रहा हूँ क्या बात है, शेड भी इसके 2-3 आ रहे हैं। भिगो के साथ बादाम। स्पाइसेस बुर्ज हौत वालों को तंग करने की ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं स्टार बता के ही रहूंगा। तो जनाब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छा आगाज है इस वीक का, कामयाबी के साथ आप सफर का आगाज कर रहे हैं जनाब। और यहाँ पे कोई इस वीक में आपके लिए वाइट कलर्स बहुत सूट करेगा, वाइट कलर का सदका, वाइट कलर पहनना और कामयाबी रहेगी। लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें और सोते वक्त जो है आयतल कुर्सी का वेद करें, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी भी रहेगी। जॉब और कैरियर की बात करूं तो बहुत अच्छी एनर्जी है जॉब और कैरियर में। और जनाब आपकी मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में भी आप जो चाहते हैं हासिल कर सकते हैं, महबूब कदमों में आ सकता है। और जनाब मैसेज है आप लोगों का, देयर समथिंग बेटर, कुछ बड़ी तब्दीली है। और जनाब नजफ की इस वीक का एक कार्ड निकालें तो नजफ मौजे कर रही है, बाहर जाके फिश फुश खाने की तैयारी कर रही है, किसी को नहीं बुलाएगी फैमिली में। ये तो कोई जो है ना खुफी आपने जो है कार्ड निकाला, चलें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस वीक में। चले, बहुत शुक्रिया दाऊद साहब आपका, और आपने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े कम वक्त में ये समझाया। तो जनाब आप अपने सितारों की रोशनी में जो अब हाल अहवाल बताया गया, अपनी तैयारी प्लान कर लीजिए अपना हाँ, पूरा वीक। और हमें जो है ना वो ब्रेक पे जाने की इजाजत दें। हम ब्रेक से वापस आके दोबारा आपसे मिलते हैं। स्टे विद अस, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। सर्दियों को शादी का सीजन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कहीं किसी की मेहंदी का इवेंट चल रहा है, कहीं किसी के बारात का चल रहा है, वलीमे की तैयारियां हो रही हैं। शादी के मौके पर हर एक की नज़र होती है कि दुल्हन लग कैसी रही है, उसकी जिल्द कैसी है, कपड़े कैसे हैं, मेहंदी कैसी लगाई है, हेयर स्टाइल कैसा बनाया गया। मतलब यही डिस्कशन कई हफ्तों तक रहती है कि दुल्हन लग कैसी रही थी। तो कैसी तैयारी होनी चाहिए दुल्हन की कुछ हफ्तों पहले शादी से कि वो खूबसूरत नज़र आए। दुनिया भर में दुल्हनों की खूबसूरती के हवाले से कोशिशों का जिक्र करें तो जापानी दुल्हनें जो है ना जनाब, उनकी जानिब से भरपूर तैयारी की जाती है। जो कुछ नेचुरल चीज़ें हैं वो अप्लाई की जाती हैं, जिनसे जो स्किन है वो तरोताज़ा दिखाई देती है। और शादी से पहले चावलों के पानी से मुंह धोना उनकी जानिब से शुरू कर दिया जाता है। ये वहाँ पर आप रिवायत समझ लें, तरीक़ेकार समझ लें। जबकि अफ्रीकी दुल्हन अपने चेहरे की शादाबी के लिए शादी से 3 माह कबल ही खालिस पाम ऑयल से बना ब्लैक अफ्रीकन सूप पीना शुरू कर देती हैं। यूरोपीय ख़वातीन लेवेंडर ऑयल को पानी में मिलाकर चेहरे पर स्प्रे करती हैं। तो जनाब तुर्की की ख़वातीन जल्द की तरोताज़गी के लिए अर्के गुलाब इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है, आज हम यही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इस सेगमेंट करना में कि क्या करना क्या। इतने सारे मतलब हमारे पास फार्मूलाज हैं और हर जगह के जो है दुल्हन डिफरेंट तरीके से तैयार होती है, अपनी खूबसूरती बरकरार रखती है। देख लेंगे जहाँ नताइज अच्छे हैं। नताइज अच्छे। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं हमारी प्यारी नैयर आपा, जो हमेशा हमें प्यारे प्यारे से टिप्स देती हैं, ट्रिक्स देती हैं, हमें बताती है कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें, कैसे अपनी जिल्द का ख्याल रखें। तो वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आपा? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी। आपा आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि दुल्हन को नेचुरली, मैंने कहा नेचुरली खूबसूरत कैसे लगना है, क्योंकि मेकअप के बाद भी तो एक स्किन है ना जो दूल्हा ने आपकी देखनी है शादी की रात को ही तो वो स्किन का ख्याल कैसे रखना है। तो बताइए कि 2 हफ्ते पहले शादी से क्या कुछ करना चाहिए दुल्हन को। बहुत अच्छी बात की कि सबसे पहले जो है वो आपकी स्किन अंदर से जो है वो अच्छी और हेल्दी होनी चाहिए। फेस वॉश करने के बाद जो है वो बगैर मेकअप के जो है वो स्किन नीट क्लीन हो और स्किन पे जो है वो एक नेचुरली ग्लो हो। उसके लिए मैं एक कहवा जो है वो शेयर करूंगी, बहुत ज़बरदस्त इसके बेनिफिट हैं। इस कहवे के ये कहवा फॉर्म में आप बना के रख लें या पाउडर फॉर्म में, जिनकी छाइयाँ वगैरह किसी भी तरह से नहीं जा रही हैं, पिगमेंटेशन है फेस पे, क्रीमें लगा लगा के थक चुकी हैं, तो ये वाला जो है ना सफ़ूफ जो है वो इसको बना के रख लें। इसके अंदर जो है वो आपने क्या करना है, 4 चीज़ें लेनी है, जिसके अंदर जो है वो सफ़ेद मूलसरी, ये जो सफ़ेद मूलसरी है ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। सफ़ेद मूलसरी जो है ये ना सिर्फ स्किन के कलर को बेहतर करने के लिए, बल्कि अगर जॉइंट्स पेन वगैरह हैं, बॉडी के अंदर कहीं पे भी पेन है तो उसके लिए भी ये बेहतरीन है। ठीक है, सफ़ेद मूलसरी आपने आधा कप इसका पाउडर लेना है
आधा कप आपने ऑरेंज पील पाउडर, माल्टे के छिलके लेके उनको अच्छी तरह से धो के साफ सुथरा करके उसको जो है वो शैडो ड्राई कर लें, छांव में खुश्क कर लें। आधा कप आपने उसका पाउडर लेना ठीक है। आधा कप आपने गुलाब की पत्तियों का पाउडर लेना गुलाब की पत्ती। इसको भी आपने देसी गुलाब लेना है। कोशिश करें कि फ्रेश गुलाब लेके धो के ड्राई करके इसका जो है वो आप पाउडर बना लें। और आधा कप आपने लेना है आंवला पाउडर, आंवला पाउडर सिर्फ ये वाली आपने जो है वो 4 चीजें। आंवला आपको पता है कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं उसके, बिल्कुल, आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, वो आपकी खाने फुल के लिए बॉडी अच्छा, को भी स्टमक के लिए अच्छा है जी, आंवला। फुल बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा और उसके साथ भी आपकी स्किन में ग्लो आएगा बहुत ज्यादा। ये आपने चारों पाउडर चीज़ों का जो सफूफ है ये बना के इसको आप हनी में चाहे मिक्स करके रख लें, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा खाने में जो है वो थोड़ा सा कड़वा कुसैला सा फील होगा, तो इसको जो है वो आप 1 चाय की चम्मच इस पाउडर की थोड़े से हनी के अंदर मिक्स करके इसको आप खाएं। और ऊपर से आप जो है वो नीम गर्म जो है वो पानी का जो है वो गिलास ले लें, उससे आपका फैट भी बर्न होगा, आपकी स्किन के ऊपर किसी चीज से फ्रैकल्स नहीं जा रही। और जो लोग वाइटनिंग इंजेक्शंस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सक रहे, ग्लूटाथायोन के टैबलेट्स या ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर रहे, तो ये आपका और वैसे भी आपका ये नेचुरल मेरे ख्याल में चीज है, आपको ये चीज ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि आपको इंजेक्शंस और टैबलेट्स पे रहना चाहिए। इसके साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है, ये आप लेना शुरू करेंगे, आप यकीन करेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर नेचुरली जो है वो इतना ज्यादा ग्लो आएगा कि आप हल्का सा जो है वो फेस पे फाउंडेशन या बेस सभी देखने वाले जो है ना आप पे यकीन कर दें। ये बताएं कि एक ये भी जो मेकअप आर्टिस्ट है उनसे सुनने को मिलता है कि जो मेहंदी मायों की तकरीब में दुल्हन को वो हल्दी लगा देते हैं, उपटन लगाते हैं, वो कहते हैं स्किन बड़ी खुश्क हो जाती है जनाब, वो तो लगा के चले जाते हैं, हमारा काम जो है मुश्किल बना जाते हैं और उतारने में बहुत प्रॉब्लम होता है, बड़ा मसला। उसके अलावा एक तो ड्राई हो जाती है, उतारने में उनको इचिंग होती है और वो स्किन उनको लगता है खींच रही है। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप जो है वो, क्योंकि ब्राइड्स 15-15 दिन पहले, महीना पहले जो है वो उपटन जो है वो यूज करना शुरू कर देती हैं। उपटन बहुत अच्छा है स्किन के लिए, डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, कलर को बेहतर करने के लिए, लेकिन उपटन के यूज के बाद आपने स्किन को अपनी मॉइस्चराइज किस तरह से रखना है। अगर सर्दियां हैं, गर्मियों में तो चले ठीक रहता है, सर्दियों में आपको पता है कि स्किन ड्राई हो जाती है, ऑलरेडी ड्राई होती है, उससे मजीद हो जाएगी। तो मैं उपटन की भी रेसिपी जो है वो शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं एक जो है वो सीरम, ठीक है, जो हल्दी से ही बना है, क्योंकि आजकल बच्चियों के पास इतना टाइम नहीं है कि उपटन जो है वो बैठे लगाएं और फिर जो है वो आधा घंटा ड्राई हो, उसके बाद जो है वो दूसरी ट्रीटमेंट्स करें। तो ये जो है वो उसका अल्टरनेट है, बेहतरीन जो है ये वाइटनिंग टर्मरिक के साथ, हल्दी के साथ बना हुआ सीरम है। आपने क्या करना है, आपने जो है वो तकरीबन 50 ml आपने ग्लिसरीन ले लेनी है। 50 ml ग्लिसरीन के अंदर आपने 1 टेबलस्पून हल्दी का और 1 टेबलस्पून मुलट्ठी का पाउडर। मुलट्ठी के अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं स्किन को वाइट ब्राइट करने के लिए, हमने तो सिर्फ गले का ही सुना था। नहीं, वाइटनिंग के लिए सबसे जो बड़ा अच्छा सेफ इंग्रेडिएंट है वो मुलट्ठी का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। आपने ये दोनों चीजें इसके अंदर डाल लेनी है। आपके पास टाइम नहीं है, आपने फेस वॉश करना है घर आगे, क्योंकि इसका हल्का सा येलो पिगमेंट होता है। जो येलो पिगमेंट है ये आपका जो ब्लैक मेलानिन पिगमेंट है, इसको कट डाउन कह लें आप या न्यूट्रलाइज कह लें, ये न्यूट्रलाइज करता है नेचुरली, ठीक है। तो ये वाला जो है वो आप सीरम जो है वो, अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई फील कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा आप सीरम लें, इसके अंदर आप थोड़ी सी मलाई को मिक्स कर लें। मलाई, ओ जबरदस्त। मलाई को जब मिक्स कर लेंगे आप इसको, तो ये आप अपने फेस के ऊपर नाइट में लगा के आप सो जाएं, सुबह को आप 8 दिन के अंदर अंदर आपकी स्किन में बहुत अच्छा जो आप जो बातें आप कर रही है ना वो खाने में इतने फायदेमंद है, तो उसी चीजों को अगर हम अप्लाई कर ले तो कितनी कमाल बात अगर बच गई तो फिर ही नजर जो है ना उसको बना पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा आपा, ये मिस्ट्री जरा सॉल्व करेंगे, चावलों का जो आटा है, चावलों का पानी, जैसे पानी इस्तेमाल करते हैं, ये सच में इफेक्टिव है या ये सिर्फ बात है? क्योंकि मैंने यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को ये चावलों के आटे के बारे में बात करते हैं, राइस फेशियल और राइस सीरम और राइस ग्लास स्किन फेशियल्स, जी ग्लास स्किन जो है वो सीरम्स इसके या ग्लास स्किन जो है वो ट्रीटमेंट्स फेशियल्स इसके जो है वो बने हुए, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च है। जो स्टार्च है, आप देखो पोटैटो के अंदर भी स्टार्च है, इसके अंदर भी रिच कंटेंट जो है वो स्टार्च का है। तो जो स्टार्च है वो स्किन को ग्लो देता है, स्किन को लिफ्ट करता है, हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। तो इस वजह से जो है वो इसके जो है वो अच्छे, नो डाउट बहुत अच्छे राइस के जो है वो इसके रिजल्ट्स हैं। इसको आपने यूज किस तरह से करना है, जो मेन चीज आ जाती है ये नहीं है कि आपने जो है वो चावलों का पानी निकाला, फेस पे लगा ले, बालों पे लगा ले, उसका कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है।
इसकी कॉम्बिनेशन किन चीज़ों के साथ करनी है और किस मौसम में करनी है, ठीक है। तो मैं एक जो है वो उपटन बनाना बताऊंगी, ठीक है। ये उपटन भी है, ये आपका फेस पैक भी है और आपकी जो है वो ट्रीटमेंट भी है वाइटनिंग के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो है वो जो मेन हमने इंग्रेडिएंट लेना है वो चावलों का आटा लेना है। 1 कप आपने चावलों का आटा ले लें, 1 कप आप जौ का आटा ले लें, ठीक है। ये दोनों आपने 1-1 कप ले लिए। 1 खाने का चम्मच आपने इसके अंदर हल्दी का डालना है। 1 खाने का चम्मच आपने अगेन जो सफ़ेद मूसरी है, खाने में भी उतनी बेनिफिशियल है और फेस पे लगाने में भी उतनी बेनिफिशियल है। 1 टेबलस्पून सफ़ेद मूसरी का पाउडर, 1 टेबलस्पून आपने मूली के बीज उसका पाउडर। जो मूली के बीज है इस तरह से, ये अगर आप दिखा सकें, ये रेड कलर के होते हैं। मैं सोच ही रहा था किस तरह के दिखते होंगे। 1 टेबलस्पून लेना आपने, ज्यादा नहीं लेना। ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं। जिन लोगों के बाल ब्लैक हैं, ये जो है वो उन बालों का कलर जो है वो लाइट करके लाइट ब्राउन की तरफ जो है वो लेके आएगा। 1 टेबलस्पून आपने मूली के जो बीज हैं इसका पाउडर डाल देना है। 1 टेबलस्पून आपने आमचूर का पाउडर, आमचूर का पाउडर जो हमारी कुकिंग वगैरह के अंदर यूज होता है, रिच विटामिन सी है, ये भी पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए बेहतरीन है। इसके बाद जो है वो कैमोमाइल, जो कैमोमाइल के फ्लावर है, एंटी डिप्रेशन, जी जी जी, इसकी हम टी लेते हैं। इसकी आप टी भी लें, टी भी पिएं, ये भी आपकी जो है वो स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो देगा, बेहतर करेगा। और इसका जो पाउडर है आप इस उपटन के अंदर यूज करेंगे तो आउटस्टैंडिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। 1 टेबलस्पून आपने इसका पाउडर लेना है, 1 टेबलस्पून ही आपने मुलट्ठी का पाउडर लेना है और 1 टेबलस्पून आपने गुलाब की पत्तियों का पाउडर और 1 टेबलस्पून आपने गेंदे के खुशक किए हुए फूलों का पाउडर। ये एक पूरे महीने का मटेरियल बन जाएगा जी। ये आपका पूरे महीने के लिए ये वाला आपका वो वाला उपटन है कि जो आपको जो है वो सूट करेगा। लेकिन अगर सर्दियां हैं, इसको यूज करने के बाद जो हमने ये वाला सीरम आपको बताया, आपने इसको लगा लिया उपटन को, फेस को वॉश करके पतली सी लेप बना के पूरे फेस पे इसको अप्लाई करें। 10 मिनट के लिए ये लगा रहे। लगाते ही आपने फौरन नहीं मलना शुरू कर देना, 10 मिनट तक लगा रहे। जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, इसको आप रोज वाटर से जो है वो फ्रेश कर लें, गीला कर लें, ठीक है। तो उसके बाद आपने बड़ा जेंटल सा मसाज करना, रगड़ना नहीं है, बहुत रगड़ना नहीं है। बड़े अच्छे नतीजे निकल आएंगे। एक ही दफा में जो है ना वो मैं गोरी चिट्टी हो जाऊं, असर जो है ना वो आज ही हो जाना, बस एक क्योंकि स्किन है, रेगमार वाला काम नहीं करना। स्किन पे रैशेस उसके साथ तो बड़ा जेंटल सा टिप्स के साथ आपने, पूरे हाथों से नहीं, टिप्स के साथ आपने मसाज करते हुए, अगर फेशियल हेयर है तो आपने यहाँ पे जो है वो ज्यादा थोड़ा सा सर्कुलर में आपने सर्कुलर मोशन, आपके यहाँ पे जॉ लाइन पे फिंगर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल, फिंगर्स के साथ, टिप्स के साथ आपने मसाज करते हुए इसकी जो है वो बटियां सी बन के ये सारा उतर जाएगा। उसके बाद आपने सादे पानी से चेहरे को वॉश करके ये वाला जो सीरम हमने ग्लिसरीन, हल्दी और मुलट्ठी के साथ जो है वो बनाया, अगर ड्राई स्किन है, सर्दियां हैं, तो आपने अगेन इसमें या मलाई डाल लेनी है या आप आलमंड ऑयल थोड़ा सा इसमें ऐड कर लें या विटामिन ई का एक कैप्सूल। तो वैसे ही आपकी स्किन इतनी चमकेगी, इतनी मजे की चीजें आप फेस पे लगा रहे हैं जो खाने वाली हैं। उन लड़कियों के लिए भी जरा कोई आसानी कर दे, मतलब जिनके चेहरे पे कोई छाइयां है, कोई एक्नी है, हाँ जी, और वो फिर जो है ना उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, बल्कि वो तो चाह रही होती है कि किसी तरह से शादी की डेट आगे चली जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल जो है वो अगर आपके पास टाइम नहीं है, इंस्टेंट जो है वो पील्स आए हुए हैं, ठीक है। अब डॉक्टर्स के पास अगर आप जाते हैं तो बड़े सेफ हाथ होते हैं, तो उसमें जो है वो केमिकल्स पील्स भी हैं। मैं आपको जो है वो ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप जो है वो केमिकल पील लाजमी करवाएं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो उसके लिए जो है वो मैं आपको नेचुरली आपके किचन के अंदर जो ऑर्गेनिक पील है, तो रिजल्ट उसके इंशाल्लाह ताला जो है वो उससे ज्यादा जबरदस्त निकलेंगे, उससे ज्यादा अच्छे आएंगे। लेकिन थोड़ा सा टाइम, हफ्ता या 2 हफ्ते ज्यादा लग सकते हैं। लेकिन यह है कि जाहिर बात है आपको वो एक नेचुरल प्रोसेस है और वो एक केमिकल प्रोसेस है। आपा मुझे ये बताइए, जो अभी आपने पाउडर बताया, इसको बहुत सारे लोग दूध के साथ मिक्स करते हैं, पानी के साथ, रोज वाटर के साथ, और कुछ को तो मैंने देखा है एलोवेरा जेल के साथ भी मिक्स कर रहे हो। तो किसके साथ ज्यादा इफेक्टिव है ये भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, दही के अंदर, क्योंकि दही के अंदर लैक्टिक एसिड है, तो जो लैक्टिक एसिड है नेचुरली स्किन वाइटनर है, ठीक है, खाने में भी बेस्ट है, लगाने में भी बेस्ट है, ठीक है। ऑयली जिनकी स्किन है वो दही के अंदर उनके लिए बेस्ट है। अच्छा। जिनकी अगर बहुत ज्यादा खुश्क स्किन है तो वो एलोवेरा जेल के अंदर और दूध के अंदर और थोड़ी सी मलाई के अंदर इसको जो है वो मिक्स कर सकती हैं, उसमें थोड़ा सा आलमंड ऑयल जो है वो डाल सकती हैं।
तो वो ड्राई स्किन वाले थोड़ा सा ये वाली चीज़ों को फोकस करें, और जिनकी एक्नी वाली या ऑयली स्किन है तो वो दही के अंदर इसको जो है वो मिक्स करके बड़ा जो है वो जबरदस्त हो गया आपा, आपने तो तमाम स्किन टाइप्स वालों की जो है ना मुश्किल हल कर दी। हमारी उनके ब्राइड्स जो है मुतालिक ना वो उनकी खुश skin हो के accordingly आपने गई, जो है और ना ग्रूम भी बताया। मेरे ख्याल में खुश हो जाएंगे। थैंक यू सो मच आपा। जी बिल्कुल, इसको दूल्हा दुल्हन दोनों यूज अच्छा, कर हाँ, सकते हैं। जबरदस्त, मत हजरात। ये भी कोई तफरीक नहीं है जनाब, ये तो फिर बड़ी जबरदस्त बात है। तो इसके लिए तो हम तो आपके शुक्रगुजार बहुत हैं, और जो शुक्रिया। यूज करेंगे वो भी होंगे। हाँ एक खबर शामिल कर लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बरतानिया से, जहां पर तारीख में जनाब पहली बार मोहम्मद, जो कि हम सबको बड़ा प्यारा नाम है जनाब, ये मकबूलियत में सब पर बाजी ले गया। और दफ्तर बराए कौमी शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता साल मोहम्मद नाम 4661 मरतबा रजिस्टर्ड हुआ। अच्छा। वैसे तो ये नाम 2016 से बच्चों के लिए सरफहरिस्त 10 नामों में शामिल रहा है, ताहम अब नाम मोहम्मद ने इससे कबल सबसे पसंदीदा नाम नूह को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या बात है। और अब बात कर लेते हैं लड़कियों की। तो बरतानिया में गुज़िश्ता 8 सालों से ओलिविया का जो नाम है वो राज कर रहा है। इसके बाद एमिलिया और एस्ला भी हैं। काबिल गौर बात यह है कि बच्चों के नामों के लिए वालिदैन ने 2023 में शाही ख़ानदान के अफराद के नामों में कोई ख़ास दिलचस्पी जो है नहीं दिखाई, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं जॉर्ज, आर्ची, हैरी, शार्लेट जैसे जो शाही नाम हैं, और अगर देखा जाए एलिज़ाबेथ और चार्ल्स भी उन्हीं में आते हैं, ये इतने मकबूल नहीं रहे। साथ ही आपको यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी समझते हैं कि बरतानिया में बच्चों के लिए पसंदीदा तरीन 100 नामों में यूसुफ, मूसा और इब्राहिम भी शामिल हैं, जबकि लड़कियों के टॉप 100 नामों में लैला, मरियम और फातिमा शामिल हैं। तो जनाब ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमने आपके साथ शेयर की कि लड़के लड़कियों के कौन से नाम जो हैं वो टॉप 10 में हैं। इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे, हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, बिल्कुल तब तक के दोबारा लिए होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।